अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिला नॉवल कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 12, जिसको आपके लिए तहरीर किया सैयदा तहसीन ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं कहीं प्यार ना हो जाएगी एपिसोड 12 की तरफ। एहतशाम खुर्रम की भेजी गई लोकेशन के मुताबिक जल्द ही बाजवा कॉटेज के गेट के बाहर मौजूद था। गाड़ी से उतरकर खुर्रम का नंबर मिलाकर उसने बेल दी। गार्ड ने गेट के साथ बनी छोटी सी विंडो खोलते हुए पूछा, कौन है? एहतशाम ने बिना कुछ कहे अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने हमन्नों की तरह उस मोबाइल की तरफ देखा। बात करो। एहतशाम ने उसकी हैरानी पे बस इतना ही कहा। गार्ड ने मोबाइल लेके कान से लगाते ही जैसे ही हेलो कहा, दूसरी तरफ से अपने मालिक की आवाज़ सुनाई दी। जाहिद, जो साहब गेट पे खड़े हैं उनके लिए गेट खोल दो, उन्हें अंदर आने दो, मैं भी थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। जी साहब। खुर्रम ने तमाम बात सुनने के बाद मालिक के जवाब में कहा, अच्छा सुनो, वहाँ कुछ हुआ तो नहीं? अहमर कहाँ है? खुर्रम के जहन में अभी तक एहतशाम की बात अटकी हुई थी कि अहमद की जान को खतरा है। जब ही परेशानी के आलम में पूछा, नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, अहमद साहब तो ऊपर ही हैं, लेकिन उनके साथ कोई बेगम साहिबा भी थी। वो कुछ देर पहले मेरे पास आई थी और कह रही थी कि मैं गेट खोल दूं और उन्हें जाने दूं, लेकिन मैंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो वो रोती हुई अंदर लौट गई। उसके बाद वो दोनों ऊपर ही हैं साहब। गार्ड ने खुर्रम को तमाम तर तफसील फराहम कर दी। ठीक है, तुम गेट खोल दो, खुर्रम ने कहकर कॉल काट दी। मोबाइल डैशबोर्ड पर फेंकते हुए वो बालों में उंगलियां फंसाए उन्हें पीछे की तरफ ले गया और साथ ही सीट की पुष्ट पर सर टिकाकर थकान भरा सांस लिया। वो अंदर से खासा परेशान था, दिल मुस्तरिब सा हो रहा था। ज़रा तेज़ गाड़ी चलाओ, खुर्रम ने ड्राइवर को हुक्म दिया। जी साहब, ये कहकर ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी। आंखें बंद थीं, लेकिन उनके दरीचों में किसी की तस्वीर झलक रही थी जो खुर्रम के इस शराब में इजाफा कर गई थी। गार्ड ने गेट खोल दिया था। एहतशाम उसके हाथ से मोबाइल लेते हुए अंदर की तरफ लपका। एहतशाम ने नीचे के सब कमरों में झांक कर देख लिया था, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा और जैसे ही उसे सीढ़ियां चढ़ने के बाद पहले कमरे के बाहर कदम रखे, उसका दरवाज़ा खुला हुआ पाया। सारा सामने घुटनों में मुंह छुपाए हुए रो रही थी शायद। एहतशाम शदद सा कमरे में दाखिल हुआ तो साइड पे अहमद का बेसुध वजूद भी नजर आ गया। सारा, ये सब क्या है? एहतशाम ने जबान की लर्जिश पे कदरे काबू पाते हुए पूछा। एहतशाम की आवाज़ पे सारा बेसाख्ता उठी और उससे लिपट के रोने लगी। एहतशाम भाई, अहमद की तरफ इशारा करते हुए वो कुछ बोल तो नहीं सकी, लेकिन फूट फूट कर रोने लगी। एहतशाम उसके रोने धोने से बहुत से मायने खस कर सकता था, ये सोचे बगैर, क्योंकि उस वक्त सूरत हाल ऐसी थी कि उसे किसी कांधे की ज़रूरत थी। सो एहतशाम को भाई समझकर वो उसके कांधे से लगी फूट फूट कर होने लगी। एहतशाम अभी तक बेयकीनी की कैफियत में फटी फटी निगाहों से तमाम मंजर को समझने की कोशिश कर रहा था। सारा, संभालो खुद को प्लीज़, मैं आ गया हूँ ना। लेकिन अहमद। कुछ देर बाद एहतशाम ने सारा के सर पर हाथ रखते हुए उसकी हिम्मत बंधाना चाहिए ताकि वो अहमद को देख सके। अभी एहतशाम की बात अधूरी ही थी कि खुर्रम भी कमरे में दाखिल हुआ। क्या हुआ है अहमद को? फर्श पे अहमद को पड़े देखकर वो ठिठक गया। नीचे अहमद से कुछ फासले पर लैंप भी गिरा पड़ा था। एहतशाम और खुर्रम कुछ समझ नहीं पाए। दूसरे ही लम्हे खुर्रम दुजानू अहमद के पास बैठा उसका गाल थपथपा रहा था। अहमद, आंखें खोलो। लेकिन जवाब नदारद। मुझे लगता है हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। एहतशाम की आवाज़ पर खुर्रम ने सर उठाए अपने पीछे एहतशाम को देखा, फिर उस लड़की को जिसे वो पहली बार देख रहा था। ये वो तो नहीं थी, फिर कौन होगी? अहमद तो हमेशा किसी और के साथ आता था। खुर्रम सारा की तरफ देखकर सोच रहा था, लेकिन एहतशाम को यूं खुर्रम का सारा को देखना अच्छा नहीं लगा था। सारा, तुम नीचे चलो, मैं गाड़ी में बैठो, हम अहमद को लेकर आते हैं।
एहतशाम ने सारा को इशारे से पकड़ते हुए नीचे जाने के लिए कहा। सारा आंखें रगड़ते हुए सर को जज्बात में हिलाकर कमरे से बाहर निकल गई। एहतशाम के कहने पर खुर्रम ने अहमद को अपनी गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल के लिए निकल गया, जबकि सारा एहतशाम की गाड़ी में थी। एहतशाम ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए अचुटती निगाह उस पर डाली। वो अभी तक बेआवाज़ रो रही थी। बाबा कैसे हैं अब? मुझे उनके पास ले जाए। सारा ने एहतशाम की गाड़ी स्टार्ट करते ही आंखें साफ करते हुए कहा। वहीं लेकर जा रहा हूँ। अब तक तो ठीक थे अंकल, लेकिन अपनी लाडली बेटी के कारनामे जानने के बाद जाने कैसे होंगे? एहतशाम ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए तलखी से कहा। एहतशाम भाई? सारा ने हैरत ज़दा होते एहतशाम की जानिब देखा, जो उसे कसूरवार समझ रहा था शायद। क्यों आई थी यहाँ अकेले उसके साथ? एहतशाम ने स्पीड बढ़ाते सारा से सवाल किया। वो पूछना नहीं चाहता था, लेकिन खुद को रोक भी नहीं पाया। सारा ने एहतशाम की तरफ देखा, जो आज पहली बार उसे गुस्से में लग रहा था। साथ ही उसकी आंखों में भी बेयकीनी सी थी। शॉपिंग के लिए भेजा था नानू ने, सारा से इसकी लेते हुए हकलाई, जिसका कोई कसूर ही नहीं था। शॉपिंग के लिए भेजा था? तो शॉपिंग मॉल्स की बजाय इस बंगले में तुम अकेले उसके साथ शॉपिंग के लिए गई थी? तो क्या खरीदा फिर? या अपना आप उसके हाथों फरोख्त करने गई थी? नीलाम करने गई थी अपनी इज्जत को? एहतशाम का लहजा तल्ख से तल्ख तर हो गया। एहतशाम भाई प्लीज़ डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। आप बड़े हैं, इसलिए मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आप कौन होते हैं मुझसे ये सब पूछने वाले? आप ऐसे बात नहीं कर सकते मुझसे। सारा एहतशाम के बरसाए गए कोड़ों के बदले तड़प कर बोली। उसे नहीं पता था कि गलती कोई और करेगा और उल्टा कटहरे में उसे ही खड़ा होना पड़ेगा। मैं कौन होता हूँ? ओह सीरियसली? फिर मुझे फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी? किसी और को बुला लेती ना यहाँ। एहतशाम को उसका ये अंदाज मज़ीद तैश दिला गया। एहसान जता रहे हैं या पछता रहे हैं मेरी मदद करके? अगर ऐसा है तो अभी उतार दे मुझे गाड़ी से। सारा ढिठाई से बोली। एक बात कान खोल कर सुन लो तुम। हमारे ख़ानदान की इज्जत हो, तुम्हारी हिफाजत करना फ़र्ज़ है मेरा, इसलिए आ गया हूँ, और इस नाते तुमसे बाज़पुरस का भी पूरा हक है मुझे। खैर, शाज़े भुप्पो से बात करूँगा, तुम दोनों का निकाह नहीं, शादी करवा देनी चाहिए उन्हें। एहतशाम का गुस्सा और रोब हनूज़ कायम था। मैं उस शख्स से शादी नहीं करूँगी। सारा अहमद के बारे में सोच कर नफरत से फुंकारी। तो तुम्हें लगता है ये सब जानने के बाद कोई और तुमसे शादी करेगा? एहतशाम ने इस सहजाई अंदाज में पूछा। ना करे, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ शादी के लिए? वो भी तड़ाक से बोली। सारा को यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब बातें एहतशाम ही कर रहा था उसके साथ। तो फिर क्या लेने आई थी अहमद के साथ वहाँ? सारा ने एक निगाह एहतशाम पर डाली और हाथों में मुँह छुपाए फिर से रोने लगी थी। उसका जी चाहा वो चीखे और उसे बताए कि वो शौक से नहीं आई थी, बल्कि उसे भेजा गया था। एहतशाम भी स्टीयरिंग पे गुस्से से हाथ मारे सारा को देख कर रह गया। वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे। एहतशाम सारा के साथ अंदर दाखिल हुआ तो सामने सरमद साहब खड़े थे। क्योंकि पार्किंग में पहुंचकर एहतशाम ने उन्हें आने की इत्तला दे दी थी। कैसे हैं बाबा? सारा ने मामू से लिपटते हुए पूछा। मेरी जान, वो तो ठीक है अब, शुक्र है खुदा का, लेकिन तुमने तो रो रो कर बुरा हाल किया हुआ है। इस बात पर बेख्तियार सारा की निगाह एहतशाम की तरफ उठी, जिसके चेहरे पर इस सहजाया मुस्कुराहट उभरी। बाबा, रास्ते में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। अहमद को थोड़ी चोट लगी है, वो भी पीछे ही है अपने दोस्त के साथ। मैं उसे देख लूँ, आप सारा को अंकल के पास ले जाएं। मैं भी अहमद को एडमिट करवा के आता हूँ। एहतशाम फिलवक्त सुल्तान अंकल की तबीयत के पेश नज़र तमाम बात पर पर्दा डाल गया। दूसरा, उसे सारा की इज्जत भी तो अजीज थी। वो नहीं चाहता था कि वो किसी को उसके मुतालिक कुछ बताए। मुबादा वो खुद बता दे सबको। अल्लाह खैर, ये कैसे हुआ? ज़्यादा चोट तो नहीं लगी उसे? सरमद साहब भतीजे का सुनकर परेशान हो गए। जब ही तफक्कुर से पूछने लगे। आप परेशान नहीं हो बाबा, बस दुआ करें। वो बेहोश है सर, बस सर पर शायद थोड़ी चोट लगी है। एहतशाम ने आखिरी बात पर सारा को देखा, जो नज़र चुरा गई। ठीक है, मैं सारा को छोड़कर आता हूँ। शाजिया और हुमैरा यहीं हैं, तुम ले आओ अहमद को, राब्ते में रहना।
सरमद साहब सारा को साथ लगाए अंदर की तरफ बढ़ गए। जबकि एहतशाम ने कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। वो खुर्रम के नंबर पर कॉल करने को ही था जब खुर्रम एक स्ट्रेचर के पीछे चलते हुए उसी तरफ आता दिखाई दिया। मामा, बाबा कैसे हैं? सारा ने माँ के पास पहुँच ही दरियाफ्त किया। जान, बाबा अब ठीक हैं, लेकिन कहाँ रह गए थे तुम लोग? कब से तुम्हारे बाबा तुम्हें याद कर रहे थे? शाजिया बेटी को देखकर आगे बढ़ते हुए पूछने लगी। एहतशाम बता रहा था कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, वो ही उसे लेकर आया है यहाँ। सारा की बजाय सरमद ने बहन को परेशानी के आलम में आगाह किया। या अल्लाह, खैर क्या हुआ? मेरी बच्ची, तुम ठीक हो ना? अहमद कैसा है? शाजिया तो पहले ही परेशान थी। सरमद की बात सुनकर परेशानी सवा हो गई। जब ही सारा से लिपट कर बोली। सारा कुछ बताए बिना उनसे लिपट कर रोने लगी थी। शुक्र है बचत हो गई। सारा बेटी तो ठीक है, लेकिन अहमद के सर पर चोट लगी है। एहतशाम बता रहा था। उसके लिए दुआ करना तुम लोग, मैं देख कर आता हूँ। सरमद सारा को छोड़कर एहतशाम को फ़ोन करने लगे ताकि रूम नंबर पूछकर भतीजे की भी खबर ले सकें। देखो न शाजिया, बच्ची कितना सहम गई है। हुमैरा ने माँ से लिपटी सारा के सर पर हाथ फेरते हुए तफक्कुर से कहा। उन्हें लग रहा था कि एक्सीडेंट की वजह से परेशान है, या शायद बाबा और अहमद की वजह से ही रो रही है। बात तो ठीक थी, रो तो वो अहमद की वजह से ही रही थी, लेकिन असल बात कुछ और थी। रो मत मेरी जान, तुम्हारे पापा भी शुक्र है ठीक हैं अब, और अहमद भी जल्दी ठीक हो जाएगा। शाजिया ने सारा की कमर थपथपाते हुए दिलासा दिया, लेकिन सारा को तो उस शख्स से कोई सरोकार नहीं था। चलो तुम्हें बाबा से मिलवाती हूँ, लेकिन इससे पहले अपना हुलिया तो दुरुस्त करो। आंसू पूछ लो और कोशिश करना कि बाबा के सामने मत रोना। तुम्हें पता है ना, तुम्हें लेकर वो कुछ ज़्यादा ही हसास है। उनकी तबीयत के ख़राब होने की वजह भी यही है, तुम्हारी वजह से टेंस है। शाजिया ने बेटी के आंसू साफ करते हुए बताया तो सारा ने बेयकीनी से शाजिया की तरफ देखा। हाँ भैया, सुबह ही तो तुम्हारे निकाह की बात हुई घर पे, बस उसी को लेकर टेंस थे। जब ही बीपीआई ही करके बैठ गए। देखो, अब उनके सामने रोना मत और ना ही एक्सीडेंट का जिक्र करना, क्योंकि डॉक्टर ने खुसूसी हिदायत की है कि उन्हें हर किस्म की टेंशन से दूर रखे और खुशगवार माहौल में रखे। शाजिया ने बेटी के माथे पर बोसा देते हुए समझाया। जी मामा, नहीं रूंगी। सारा ने तमाम बात सुनने के बाद खुद को मजबूत करते हुए कहा। वो दोनों सुल्तान से मिलने के लिए अंदर की तरफ बढ़ गईं। अहमद को एडमिट कर लिया गया था और उसका मुआयना जारी था। डॉक्टर्स के पूछने पे एहतशाम ने यही बताया कि रोड क्रॉस करते हुए बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा, लेकिन गिरने की वजह से सर पर चोट लग गई। सीटी स्कैन किया है ताकि तशखीस हो सके। अंदरूनी तौर पे ज़ख्म ज़्यादा गहरा तो नहीं, वैसे ज़ख्म ज़्यादा गहरा तो नहीं लग रहा। गिरने की वजह से ज़ख्म हुआ, थोड़ा खून भी निकला है शायद, क्योंकि खून वहाँ ज़ख्म पर जमा हुआ था। बैंडेज कर दिया है। मरीज़ के होश में आने के बाद और रिपोर्ट्स आने के बाद ही कुछ वाज़ेह हो सकेगा। क्योंकि चोट सर में लगी है, इसलिए कबल इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। सरमद साहब, आप दुआ करें, उम्मीद है कोई बड़ा मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। सरमद साहब और एहतशाम डॉक्टर के कमरे में मौजूद थे, जिसने तमाम तफसील के साथ आखिर में तसल्ली दी थी। वो दोनों बाप बेटा एक दूसरे को देख कर रह गए। डॉक्टर नजीब, मरीज़ को होश आ गया है? नर्स ने डॉक्टर के कमरे में दाखिल होने के बाद इतला दी थी। वो तीनों तेजी से अहमद के कमरे की तरफ चल पड़े। बाबा, कैसे हैं आप? सारा सुल्तान साहब के सिरहाने खड़ी उनका हाथ पकड़ते हुए पूछ रही थी। अरे मेरी गुड़िया, मैं तो ठीक हूँ, मुझे भला क्या होगा, लेकिन तुमने ये क्या हाल बनाया हुआ है? सुल्तान साहब बेटी की आंखें और उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछे बिना नहीं रह सके। बस आपके लिए परेशान हो गई थी बाबा। सारा ने फिर से आंखों में उतरती नमी को आंखें झपकाए पीछे धकेलने की कोशिश की थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी जान, बस सोच रहा था शादी होकर मेरी बेटी मुझसे दूर चली जाएगी, लेकिन यही दस्तूर दुनिया है, ऐसा तो होना ही है एक दिन। सुल्तान साहब फिर से किसी सोच में डूबे परेशान थे। मुझे शादी नहीं करनी बाबा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आप लोगों के साथ रहूंगी।
सारा सुल्तान साहब के सीने से लगी फिर से सिसकी थी। वो वैसे तो उन्हें कुछ नहीं बता सकती थी, लेकिन यूं वो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर गई थी। लेकिन सुल्तान साहब समझे कि वो उनके लिए खासी परेशान हो गई है, इसीलिए ऐसा बोल रही है। ऐसा नहीं बोलते मेरी प्रिंसेस, आपकी शादी करेंगे और बहुत धूमधाम से होगी। इनफैक्ट मैं तो ये सोच रहा था कि वापस कनाडा नहीं जाऊंगा, बल्कि यहीं अपना बिजनेस सेटअप कर लूँगा। सुल्तान साहब ने बेटी के गाल पुचकारते हुए कहा। लेकिन बाबा मुझे शादी नहीं करनी, वो फिर बिलबिलाई। सारा, डॉक्टर ने बाबा को आराम के लिए कहा है, चलो शाबाश बाहर चलें। शाजिया उसकी बिला वजह की जिद पे उसे सुल्तान से जुदा करते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, यहीं रहने दो मेरी बेटी को। कितना सुकून मिला है मुझे इसे देखकर। शायद वो दुनिया की किसी दवा या आराम से मैं से नहीं आता। सुल्तान साहब सीने पे रखे बेटी के सर पर दस्त से शफकत रखते हुए शाजिया को रोकने लगे। ठीक है भाई, हम आप बेटी के प्यार के बीच में नहीं आते, लेकिन फिलहाल डॉक्टर ने आपको आराम का कहा है ना, वो तो आप भी कब से पूछ रहे थे ना, तो उसको मिलवाने ले आई। शाजिया ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन वो भी यही चाह रही थी कि सारा को साथ लेकर ही जाए, कहीं वो फिर से बाबा के सामने उल्टा सीधा ना बोल दे और वो परेशान हो, खुदा न खास्ता तबीयत फिर से ख़राब हो। चलो बच्चे आ जाओ, हुमैरा आंटी के साथ घर चली जाओ, कुछ खाकर आराम करना, देखो तो कैसी हालत बना ली है। शाजिया ने बेटी के बाल सहलाते हुए प्यार से कहा। ठीक है बेटा, तुम जाओ, मामा ठीक कह रही हैं, कल निकाह भी तो है ना, अपना ख्याल रखो, बीमार ना पड़ जाना। मैं ठीक हूँ, शाम तक घर आ जाऊँगा। सुल्तान की निकाह वाली बात पे सारा दिल महसूस कर रह गई, लेकिन अब के कुछ नहीं कहा, क्योंकि मामा ने कुछ देर पहले ही तो समझाया था। वो बाबा से जुदा होते हुए बस उन्हें देख कर रह गई। ज़बान तो खामोश थी, लेकिन अपने आंसुओं को वो नहीं रोक सकी। शाजिया उसे साथ लगाए बाहर ले आई थी, अपनी तकलीफ को अंदर से छुपाए उसे लगता था कि उसका दिल बंद हो जाएगा। शाजिया, कैसी तबीयत है भाई साहब की? हुमैरा ने उनके बाहर आते ही पूछा। बेहतर है अब, लेकिन ये पगली मुसलसल रो रही थी, इसीलिए इसे बाहर ले आई कि वो फिर से परेशान हो जाएंगे। शाजिया ने सारा की तरफ देखकर कहा, जो सर झुकाए बैठी थी। सरमद भाई का फ़ोन आया था अभी, बता रहे थे कि अमर को होश आ गया है। हुमैरा ने इतला दी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। शाजिया ने शुक्र का कलमा पढ़ा। लेकिन ये बात सारा की समातों पे तो हथौड़े की तरह बरसी। खौफ से धड़कनों में तेजी आ गई थी। सुल्तान साहब की बात कानों में गूंजी। कल तुम्हारा निकाह भी है। वो किसी गैर मर्ई नुक्ते पे निगाहें मरकूज किए हुए थी। उसे कुछ खबर नहीं थी कि इर्द गिर्द क्या बातें हो रही हैं। उसे तो ये भी नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यकीनन आप लोग एक्साइटेड होंगे इस कहानी में आने वाले ट्विस्ट के लिए, तो जनाब जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट के साथ, जहां हम बहुत जल्द इसकी नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।